अब कोरल रीफ्स की अगर हम बात करें तो कोरल्स जो है हमारे पास, सबसे पहले ना कोरल रीफ्स की अगर हम बात करते हैं, अब कोरल रीफ्स बनते हैं बिकॉज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट विच इज सिक्रीटेड बाय कोरल पॉलिप्स, which is secreted by coral polyps. Now this is a coral polyp that you are seeing on the side. They are coral polyps. अब coral polyp क्या होते हैं? They belong to the category of cnidarians. cnidarians को belong करते हैं ये. अब coral polyps क्या होते हैं कि ऐसे ना structure है आपके पास with these tentacles, right? और ये यहाँ पर ना दे विल स्टार्ट सिक्रीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन. द वर्ड इज एक्सोस्केलेटन. स्केलेटन आपको पता है, हड्डियां हम बोलते हैं, हमारे में एंडोस्केलेटन होता है मेजरली, और बाकी छोटा मोटा नील्स वगैरह बाहर होते हैं. इनमें जो स्केलेटन होता है ना वो बाहर होता है. अंदर वाला जो स्केलेटन है उसको एंडो कहते हैं. एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर. तो जो ये कोरल पॉलिप्स होते हैं ना, दे सिक्रीट अ कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन एंड दैट इज लीडिंग टू द कोरल रीफ्स फॉर्मेशन, right? So the coral polyps are there which belong to cnidarian category and they are the ones which are responsible for the secretion of calcium carbonate exoskeleton. अब ये जो coral polyps होते हैं ना, they are in a symbiotic or a mutualistic relationship with zooxanthellae. zooxanthellae के साथ ये symbiotic association में होते हैं. अब zooxanthellae क्या है? Zooxanthellae is an algae which belongs to dinoflagellate. ठीक है, zooxanthellae belong करता है dinoflagellates को. ये देखो ये लिखा हुआ है zooxanthellae. अब zooxanthellae यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एल्गे है विच इज फाउंड इन द टेंटिकल्स. ये टेंटिकल्स में zooxanthellae आपको मिलता है. और ये फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गे है. ठीक है, फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गे है. डायनोफ्लैजेलेट्स को ये बिलोंग करता है. अब इनका जो रिलेशनशिप है म्यूचुअलिस्टिक ऐसे है कि zooxanthellae फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल वुड बी प्रोवाइडेड टू द कोरल पॉलिप, एंड कोरल पॉलिप इन ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड्स इट विद द रेजिडेंट, जगह देता है रहने के लिए, एंड ऑल दैट प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग इट इज प्रोवाइडेड बाय द कोरल पॉलिप. सो दैट इज इट. अब like I said that it has zooxanthellae, तो इसको फोटोसिंथेसिस करना है ना. तो ये आपको शैलो वाटर में मिलेगा, जिसे हम एपिपेलाजिक जोन कहते हैं, मीजोपेलाजिक में मिलेगा, या डेप्थ बेंथिक में मिलेगा. कहाँ मिलेंगे ये कोरल्स आपको? वेयर विल यू गेट दीज कोरल्स? कहाँ मिलेंगे बच्चे? मीजो में नहीं, ऊपर. प्रेफरेबली तो एपी में ही मिलेंगे ना. शैलो वाटर्स में मिलेंगे या सरफेस वाटर्स में मिलेंगे, है ना. एपी में मिलेंगे. प्रेफरेंस तो देखो एपी के लिए ही है बिकॉज फोटोसिंथेसिस वुड बी इजियर. सो हाँ, बिकॉज दे नीड सनलाइट. अब नो, दे विल बी फाउंड इन लिटोरल, दे विल बी फाउंड इन लिम्नेटिक, दैट इज नॉट देयर. लिटोरल लिम्नेटिक दोनों में मिलेंगे. सरफेस में मिलना है उनको, ऊपर ऊपर मिलना है. ठीक है अर्पण, लिटोरल लिम्नेटिक की बात नहीं है यहाँ पर, डेप्थ की बात है. उसके बाद जो ये पॉलिप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, फोटोसिंथेसिस तो करते ही हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में विद zooxanthellae. बट ये जो पॉलिप्स है ना, दे यूज देयर टेंटिकल्स एंड दे कैन कैप्चर फूड देमसेल्व्स ऑल्सो. ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खुद से भी कैप्चर कर लेते हैं एंड दे कैन फीड ऑन देम, राइट. बट क्योंकि ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में है, तो आप इसको ना ऐसे भी समझ सकते हो कि जो इनका मेजॉरिटी ऑफ फूड है दैट कम्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. ठीक है, दैट कम्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये समझ में आया. अब एक
छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रीफ पर आते हैं। हाँ बच्चे करेंगे, रोहित वो भी करेंगे, डीप वाटर भी करेंगे आगे, वील डू दैट लेटर। हाँ मैं वही आ रही हूँ बच्चे। अनुज, अब जब हम कोरल रीफ्स पर आते हैं, है ना, कोरल रीफ्स पर लेट्स कम बैक टू द कोरल रीफ. सो आई सेड दैट द स्ट्रक्चर, द कैल्शियम कार्बोनेट इज बीइंग secreted by the polyps, but the beautiful colors which we see in the corals is provided by the zooxanthellae. तो जो कलर है वो जूजैंथेले प्रोवाइड करता है कोरल रीफ में, और जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है और दैट इज द एक्सोस्केलेटन विच इज सिक्रीटेड बाय द कोरल्स और द कोरल पॉलिप, राइट। तो इतना पार्ट क्लियर है। सबसे पहले पॉलिप किसको बिलोंग करता है, निडेरियन को, जूजैंथेले किसको बिलोंग करता है, डायनोफ्लैजेलेट को। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दोनों का म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है। जूजैंथेले फोटोसिंथेसिस करता है and coral polyp are going to provide them with the place, so that is their mutualistic association. But at the same time the polyp also feeds on the organisms, microscopic organisms again, right? तो अगर आप ये देखो कि जो ये पॉलिप जिन एनिमल्स पर फीड करता है वो मोस्टली रात को होता होगा, है ना, दिन में तो फोटोसिंथेसिस से ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है उसको। Then let's come to the coral reefs. The calcium carbonate structure is actually the exoskeleton which is secreted by the coral polyp and the colors are provided by the zooxanthellae. उसके बाद another important thing is, see I am going step by step, ठीक है, आप सबके सवाल जायज़ हैं, I am understanding, but let's just stick to what I am teaching first and then अगर फिर भी कुछ रह जाएगा you can always ask me, ठीक है। अब next हमारे पास आता है the concept that these reefs, they harbor a lot of organisms, right? These reefs, they harbor a lot of organisms and that is why they are known as the rainforests of the sea. Because जो land के rainforest हैं, जो tropical rainforests हैं, they also harbor a lot of organisms. Is this clear? Rainforest of the sea. Amazon of the sea किसको बोलते हैं? Can anyone answer this? Amazon of the sea किसको बोलते हैं? दीपिका, जैसे ना कोरल जो रीफ्स होते हैं इनमें ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, सो इनको हम रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहते हैं। जस्ट लाइक द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उससे ही हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। इनफैक्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए तो ये कहा जाता है कि उस पर इतनी बायोडाइवर्सिटी है कि अभी स्पीशीज आर गेटिंग एक्सटिंक्ट विदाउट इवन बीइंग डिस्कवर्ड। सेम गोज फॉर दिस, सो दे आर नोन एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। यहाँ पर ना मैंने लिखा भी हुआ है, so they are the rainforest of the sea because they are the most diverse ecosystems of the earth. So what are Amazon of the sea? Just let me get here. This is your Amazon of the sea. Coral triangle. Amazon of the sea is coral triangle. Now this coral triangle is a roughly triangular area which is formed in the Pacific Indian Oceans, formed by 6 countries. ठीक है, 6 countries इसको बनाती हैं। याद करने का तरीका है IMT PPS. Again a very crude method, IMT PPS. IMT is Indonesia, Malaysia, Timor Pingla. Timor Pingla कहाँ से आ गया? Timor Pingla क्या है? It's your tiger reserve. Timor Leste है। Indonesia, Malaysia, Timor Leste, and then you have PPS. You have Papua New Guinea, Philippines, and Solomon Islands. तो अगर आप देखोगे ना डायग्राम है this Solomon Islands, Papua New Guinea, Indonesia, Malaysia, Philippines और Timor Leste भी यहीं पर कहीं पे बीच में ये रहा। तो ये 6 कंट्रीज जो हैं ये बनाती हैं कोरल ट्रायंगल, ठीक है, एंड दिस कोरल ट्रायंगल इज नोन एज द अमेज़न ऑफ द सीज। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा फंडा है कि यहाँ पर ना
हम वहाँ पर रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी जब हम उसे कह रहे हैं ना, तो हम बहुत ही उसमें कह रहे हैं कि वहाँ पर ना कोरल्स में बहुत बायोडाइवर्सिटी मिलती है, कोरल रीफ्स में बहुत बायोडाइवर्सिटी मिलती है। परफेक्ट, इतना समझ में आ गया। तो कोरल रीफ्स को हम रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहते थे। कोरल रीफ कहीं भी हो सकता है, ग्रेट बैरियर हो सकता है, इंडिया में कहीं हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, वहाँ पर आपको यू विल गेट अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। Now, why is this called as Amazon of the sea? Because यहाँ पर ना कोरल पॉलिप की एटलीस्ट 500 स्पीशीज मिल रही हैं, कोरल्स की ही स्पीशीज मिल रही है। वहां पर क्या है, कोरल रीफ में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिल रही है, वो आपको यहाँ पर भी मिलेगी। कोरल रीफ्स हैं तो उसमें बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर भी मिलेगी। लेकिन वाई इज दिस कॉल्ड सेपरेटली एज अ कोरल ट्राइंगल? बिकॉज यहाँ पर जो कोरल रीफ्स हैं, जो कोरल पॉलिप्स है, उसकी भी सबसे ज़्यादा स्पीशीज मिलती है। जो पॉलिप्स इवेंचुअली रीफ बनाते हैं, वो पॉलिप्स की भी सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज हैं आपको यहाँ पर मिलती है। सो दैट इज वाई दिस एरिया इज नोन एज कोरल ट्राइंगल एंड इट इज नोन एज द Amazon of the seas. So never ever get confused between Amazon of the seas and the rainforest of the sea. Is this part clear? Is this part clear? ठीक है। जब हम कैल्प्स की भी बात करते हैं ना बच्चे, कैल्प्स जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कैल्प्स की भी जब हम बात करते हैं ना, तो कैल्प्स में भी ना बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी मानी जाती है। बट रेन फॉरेस्ट वाला जो है ना, वो जो है वो कोरल रीफ्स को ही मिलता है। श्वेता, कोरल मैप आगे आएगा, मैं सिर्फ आपको इसमें कंफ्यूजन दूर करी थी। आपके पास मैप है, आप अच्छे से देखना, ठीक है। आगे भी जब हम करेंगे, कोरल ट्रायंगल से रिलेटेड एक और खबर है जो हमने डिस्कस करनी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वी हैव फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज इन टर्म्स ऑफ ड्रिलिंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो भी हमने करना है, तो उस पर फिर वील कम बैक टू द मैप। बट आई जस्ट वांटेड टू क्लियर द कंफ्यूजन बिटवीन Amazon ऑफ द सी एंड रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, विच आई बिलीव आफ्टर दिस फ्यू मिनट्स का वो यू विल अंडरस्टैंड एंड नेवर फॉरगेट, ठीक है। ओके, सो अब ज़ूज़ैंथेले हमने कर लिया, डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं, ठीक है। तो दीज आर लाइक योर रीफ्स, और ना इनके अंदर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होती है विच माइट नॉट बी विजिबल टू दी आईज। उसके बाद ना कोरल्स के बारे में जब हम बात करते हैं ना, व्हेन आई टॉक अबाउट कोरल्स, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोरल पॉलिप्स ओनली प्राइमरीली। अब ना हमारे पास दो तरह के कोरल्स होते हैं, हार्ड कोरल्स एंड सॉफ्ट कोरल्स। यू हैव हार्ड कोरल्स एंड यू हैव सॉफ्ट कोरल्स। जो हार्ड कोरल्स होते हैं ना, वो हम जो भी कर रहे हैं कि वो प्रॉपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करेंगे एंड दे विल फॉर्म द रीफ्स। So these hard corals are also known as the engineers of the reef ecosystem, and hard corals are also HH से आप कर सकते हो, hermatypic corals, ठीक है। HH से you can remember hard corals और hermatypic corals। जो सॉफ्ट कोरल्स होते हैं ना, सॉफ्ट कोरल्स जैसे ना कोरल पॉलिप है, या तो ये पूरा ऐसे एक्सोस्केलेटन सिक्रीट कर रहा है ना, जिससे रीफ बनता जा रहा है, या फिर ये पॉलिप है ना, ये आपको छोटे छोटे नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स सिक्रीट कर रहा है ना। तो उससे क्या है, प्रॉपर रीफ नहीं बन रही है, बट रीफ की ग्रोथ में ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक तरह से, तो वो सॉफ्ट कोरल्स होते हैं, ठीक है। सो सॉफ्ट कोरल्स को hermatypic कोरल्स भी कहा जाता है। मतलब जब हम कोरल रीफ को इमेजिन करें तो प्रॉपर हम एक बड़ा स्ट्रक्चर इमेजिन करें इन टर्म्स ऑफ एक्सोस्केलेटन, तो वो जो सिक्रीट होता है वो हार्ड कोरल सिक्रीट करते हैं। जो सॉफ्ट कोरल्स है ना, दे विल सिक्रीट नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स विच विल ऐड टू द कोरल रीफ, बट प्रॉपर जो कोरल रीफ बन रही है वो हार्ड कोरल या hermatypic ही बना रहे हैं। उसके बाद ना कैल्शियम कार्बोनेट इज द वन विच इज द रीफ का मेन इनपुट लगा लो। कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनता है कोरल रीफ। अब कैल्शियम कार्बोनेट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरियस क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स की शेप अलग हो सकती है। जैसे जो दो कॉमन क्रिस्टल्स हैं वो है हमारे पास कैल्साइट और आर्गेनाइट। Calcite or argonite are the two types of crystals in which the calcium carbonate mineral exists.
अब आर्गेनाइट जो होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नीडल, ठीक है, एंड कैल्साइट इज इन द फॉर्म ऑफ रोम्बोहेड्रल, ठीक है। और जो कैल्साइट है वो स्टेबल है ओवर टाइम। आर्गेनाइट बिकॉज इट इज अनस्टेबल, या इसको अनस्टेबल नहीं बोलते, इसको मेटास्टेबल बोल देते हैं, कि ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करता, मेटास्टेबल है, बट ओवर टाइम या फिर जब हम आर्गेनाइट को हीट करते हैं इट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्स टू कैल्साइट। तो दो तरह के क्रिस्टल्स में जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो एग्जिस्ट करता है, कैल्साइट एंड आर्गेनाइट। कैल्साइट इज रोम्बोहेड्रल स्टेबल, आर्गेनाइट इज नीडल अनस्टेबल, अनस्टेबल नहीं कहूंगी, मेटास्टेबल कहूंगी, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो आर्गेनाइट है वो टेंडेंसी है उसकी मेटास्टेबल में, सॉरी कैल्साइट में ट्रांसफॉर्म होने की। ये इज दिस पार्ट क्लियर? आर्गेनाइट एंड कैल्साइट, ये भी आप मल्टीपल टाइम्स अपने ना उसमें देखोगे, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या कहीं से पढ़ रहे हो, सो यू विल सी दीज टर्म्स आर्गेनाइट एंड कैल्साइट, ठीक है। सो डोंट एवर गेट कंफ्यूज्ड देयर। Then let's come to the features of the coral reefs. Again, we have discussed them अभी, कि surface of the water पे grow करते हैं। क्यों? क्योंकि sunlight चाहिए। अब ना जैसे overall अगर हम देखें तो they just cover 1% of the ocean surface, but 25% of the species, 25% of the marine species are found here. तो इस वजह से ना जो इनको हम रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहते हैं। एंड अगेन रिपीटिंग हियर, ज़ूज़ैंथेले कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोरल पॉलिप कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करता है, एंड टुगेदर दे फॉर्म दोज रीफ्स। अब जब हम ये शैलो वाटर कोरल्स की बात कर रहे हैं तो इनके लिए ना हमें कंडीशंस चाहिए। अब ये कंडीशंस देखो क्या है ये। अब अगेन जो हम डीप वाटर कोरल्स की बात कर रहे थे, है ना, या कोल्ड कोरल्स की बात कर रहे थे, वो अलग है, उसको अलग रखो। अभी इसी पे फोकस करो कि जब हम शैलो वाटर कोरल्स की बात करते हैं या जो हम नॉर्मल कोरल्स को समझते हैं, जब उनकी बात करते हैं तो वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में आपको मिलते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ में। एंड टेम्परेचर शुड बी इन द रेंज ऑफ 24 डिग्रीज, सैलिनिटी शुड बी इन द रेंज ऑफ 27 ppt, एंड ज़्यादा डेप्थ पे ये आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑब्वियसली लाइट नहीं पहुंचेगी, ज़ूज़ैंथेले फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। एंड देन दे आर नॉट फाउंड एट द माउथ ऑफ द रिवर। वाई दे आर नॉट फाउंड इन द माउथ ऑफ द रिवर? कैन एनीवन टेल मी कि जहाँ पे माउथ ऑफ द रिवर होगा वहाँ पे कोरल्स नहीं मिलते, क्यों? क्या रीज़न हो सकता है इसका? सैलिनिटी इज यस, बट मेजरली जो रीज़न है ना वो है टर्बिडिटी, क्योंकि रिवर अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आता है ना, रिवर तो ऑब्वियसली बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आएगा, तो वो सेडिमेंट्स आर डेट्रीमेंटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरल्स। तभी जहाँ पे टर्बिडिटी होती है या सेडिमेंट्स होते हैं, या अगर आप ना जहाँ पे नॉर्मली कोरल्स एग्जिस्ट करें वहाँ पे आप पोल्यूटेंट्स का जो प्रभाव, पोल्यूटेंट्स का जो फ्लो है वो बढ़ जाए बिकॉज ऑफ टूरिज्म और एनी अदर इंडस्ट्री सेटअप हो गई, तो पोल्यूटेंट्स बहुत बढ़ गए, तो वो पोल्यूटेंट्स भी कोरल्स को एग्जिस्ट नहीं करने देंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इनको ना क्लियर वाटर चाहिए होता है, क्लियर सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए होता है फॉर देयर एग्जिस्टेंस। सो यू नीड ट्रॉपिकल वेदर्स, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वेदर, टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस, सैलिनिटी 27 ppt, नॉट फाउंड नियर द माउथ ऑफ द रिवर एंड अंटिल सर्टेन डेप्थ्स। अब ना जैसे 27 ppt पे भी आप कह सकते हो कि मैम आपने तो बताया था कि 35 ppt तक हमारी उसके बाद ही शुरू होता है, तो वही वाला जो इधर पॉइंट है ना चरण का, सैलिनिटी उन जगहों पर थोड़ी कम होती है, तो ये उन्हीं जगहों पर आपको मिलते हैं, बट ऑब्वियसली इट्स अ रेंज, ठीक है, सैलिनिटी टेम्परेचर इट्स अ रेंज। उसके बाद कोरल रीफ फॉर्मेशन से हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की होती है, जैसे सब 3 तरह से हम इसको याद करते हैं। सबसे पहले आती है फ्रिंजिंग रीफ, जो फ्रिंज की तरह एक्ट करती है। हेयर स्टाइल होता है ना, यहाँ से बाल कटे होते हैं तो फ्रिंज होते हैं ना, फ्रिंज हेयर कट जिसे कहते हैं, तो फ्रिंज क्या होता है? एक्सटेंशन होता है, तो फ्रिंजिंग रीफ। देन यू हैव बैरियर रीफ एंड देन यू हैव अटॉल्स। और पैच रीफ होता है कि कोरल रीफ्स कहीं कहीं पे पैच की फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तो पैच रीफ को तो हम अलग ही मानते हैं, इट इज जस्ट दैट इट इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ पैचेस हियर एंड देयर, ठीक है।
सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रिंज रीफ, फ्रिंज होता है जो एक फ्रिंज की फॉर्म में है, कोस्ट के जस्ट, कोस्ट लाइन के जस्ट इधर शुरू हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रिंज, एक्सटेंशन ऑफ द कोस्ट लाइन, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर भी आप देखोगे ये कोस्ट लाइन है, ये फ्रिंजिंग रीफ है एक फ्रिंज की फॉर्म में। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे ना, ये देखो ये है फ्रिंज। तो यहाँ पर आपके पास ना बहुत ही छोटे शैलो लगून्स बन सकते हैं। इसके बाद ना जब ये बड़ा होता जाता है, डेप्थ में होता जाता है ना, तो ये बन जाता है बैरियर रीफ। अब बैरियर रीफ इसलिए है क्योंकि इट इज बैरियर टू द मूवमेंट। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? एक बैरियर ही तो है अक्रॉस द कोस्ट लाइन। इट्स अ ह्यूज बैरियर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, तो उसको ग्रेट बैरियर रीफ नाम दे दिया। बट छोटे छोटे बैरियर रीफ्स तो अक्रॉस द वर्ल्ड मिलते हैं। तो अब जब ये बैरियर रीफ बनता है ना बड़ा, ये जैसे फ्रिंजिंग रीफ, अगर आप देखोगे ना थोड़ा डेप्थ में हो गया तो ये बैरियर बन गया, है ना। अब ये जो बीच में ये है, ये लगून है। लगून तब बनेगा ना जब आपका जो समुद्र है दैट इज सेपरेटिंग दैट स्मॉल वाटर बॉडी, देन अ लगून वुड बी फॉर्म्ड। दिस वाटर बॉडी इज नाउ सेपरेट फ्रॉम द ओशन, तो ये लगून बन गया। फ्रिंजिंग में आप देखोगे लगून बनने की टेंडेंसी है, कई कई जगह पे छोटे मोटे लगून बन भी जाते हैं। गेटिंग इट? लगून कैसे बना? ये डेप्थ में चला गया, ये डेप्थ में चला गया, तो ये वाटर बॉडी नाउ इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन ओशन एंड यू हैव लगून फॉर्मेशन, एंड दिस रीफ इज एक्टिंग एज अ बैरियर टू द मूवमेंट, दैट मीन्स इट हैज नाउ बिकम अ बैरियर रीफ, ठीक है। सो पहले आपके पास फ्रिंजिंग रीफ होगी, फिर बैरियर रीफ होगी। समझ में आया प्रशांत? नेक्स्ट आता है अटॉल। अटॉल क्या होते हैं? आइलैंड्स, कोरल्स वाले आइलैंड्स। अटॉल में देखो क्या हो रहा है कि ये या तो इसका सबसिडेंस हो गया, ये लैंड था ना, ये लैंड था, इसका या तो सबसिडेंस हो गया, ये नीचे चला गया, या यहाँ पर रीफॉर्मेशन बड़ी ही होती जा रही है। मतलब दो चीजें हो सकती है, या तो ये लैंड नीचे चला गया, इसका सबसिडेंस हो गया, या फिर सी वाटर बढ़ गया, सी लेवल राइज, या तो सी लेवल राइज हो गया, जो कि अभी ग्लोबल वार्मिंग के दौरान हम देखते भी हो रहा है ना, क्योंकि आइस की मेल्टिंग बढ़ रही है, स्नो की मेल्टिंग बढ़ रही है, तो उस वजह से सी लेवल राइज हो रहा है। दूसरा सी लेवल राइज हो रहा है कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वाटर जब हाई टेम्परेचर पे होता है तो वो एक्सपैंड करता है, तो सी लेवल राइज हो रहा है। तो या तो सी लेवल राइज हो जाए, या फिर ये लैंड का सबसिडेंस हो जाए, कोई भी, बिकॉज ऑफ एनी जियोलॉजिकल मूवमेंट दिस लैंड गोज डाउन और द सी लेवल इट इंक्रीजेस एंड रीफ एक तरह से पूरा बन जाए ऐसे, तो इसको अटॉल कर देते हैं। सो अटॉल क्या है? अटॉल्स आर नथिंग बट कोरल आइलैंड्स, और यहाँ पे बीच में फिर प्रॉपर लगून है आपके पास। जो हम मॉलडीव्स की बात करते हैं, लक्षद्वीप की बात करते हैं, दे आर ऑल कोरल फॉर्मेशंस ना, तो यहाँ पे आपको अटॉल्स भी देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये समझ में आया? इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रिंजिंग, बैरियर एंड अटॉल क्लियर? और जो आउटर रीफ्स है वो कहीं पे एक पैच की फॉर्म में एग्जिस्ट करी है, कहीं पे आउटर रीफ है तो वो आउटर रीफ कह दो, उसको पैच रीफ कह दो, वो कहीं पर एक छोटा सा पैच या कहीं पर एक छोटा सा रीफ एग्जिस्ट करता है, तो वो हमारे पास वो हो जाता है, ठीक है। अब ये भी डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स है। सो दिस इज फ्रिंजिंग, ठीक है, ये बैरियर बन गया ना, प्रॉपर बैरियर बन गया, तो यहाँ पे लगून है, और ये अटॉल है, सो दिस इज अगेन अ लगून। तो ये डिफरेंट फॉर्मेशंस में हमारे पास, जैसे आप समझ सकते हो। सो दिस इज जस्ट अ फ्रिंजिंग रीफ, एकदम कोस्ट लाइन के साथ, फिर धीरे धीरे लगून बनेगा, फिर अटॉल बन जाएगा, राइट। अब इंडिया में कहाँ पर कोरल रीफ्स मिलते हैं? वी नो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एवरीवन नोस, लक्षद्वीप हैज अ लॉट ऑफ अटॉल्स आल्सो। उसके अलावा जैसे जैसे हमारे में दो आइलैंड ग्रुप्स है, लक्षद्वीप और अंडमान। लक्षद्वीप को हम कोरल्स मानते हैं, अंडमान निकोबार को हम मानते हैं वोल्केनिक, है ना। ये हमारा एक, हमने आप लगा लो कि मतलब एटलीस्ट मैंने तो ऐसे याद किया हुआ था कि
कि लक्षद्वीप इज कोरल एंड अंडमान निकोबार आर वॉल्केनिक, बट अंडमान निकोबार में भी आपको ना कोरल्स मिल जाते हैं, ऑब्वियसली एज नॉट एज मेनी एज इन द लक्षद्वीप आइलैंड्स, बट यू विल स्टिल फाइंड सम कोरल्स है। तो दोनों आइलैंड ग्रुप्स में आपको मिलते हैं। देन यू गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ एंड तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार। इन चारों जगहों पे आपको मेजरली जो कोरल्स है ना वो मिलते हैं, मेजर रीफ फॉर्मेशंस, ठीक है। बाकी पैच रीफ्स आपको अक्रॉस कोस्ट में मिल जाएंगे, स्पेशली ऑन द दिस पार्ट, वेस्टर्न पार्ट। अब ये वेस्टर्न पार्ट में क्यों मिलता है? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे रिवर्स ड्रेन होते हैं और वो डेल्टास बनाते हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आते हैं, तो इसलिए बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे आपको कोरल्स नहीं मिलते, ठीक है। सो यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और कुछ पैचेस आपको अक्रॉस अरेबियन सी में मिल जाएंगे। इज दिस पार्ट लिया? कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनते हैं बच्चे, धीरे धीरे कैल्शियम कार्ब मेजरली दे आर कोरल रीफ्स आर जस्ट कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, दे आर कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ आपके पास कहाँ पर है? इट इज लोकेटेड इन द कोरल सी, ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड के अक्रॉस। अब ये बहुत बड़ा एक प्रोमिनेंट सिंगल स्ट्रक्चर है एंड इट इज ऑल्सो कैन बी सीन फ्रॉम द आउटर स्पेस। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको ना डिक्लेयर किया गया था 1981 में, बट ना रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ये ऐसा IUCN के हिसाब से इट इज़ क्रिटिकल एंड इट इज़ डिटीरियोरेटिंग, है ना, बिकॉज टेम्परेचर्स आर राइजिंग एंड ऑल ऑफ दीज रीजंस। तो इसकी वजह से ना UN बैक्ड जो एक मिशन है उन्होंने ये भी बोला कि ग्रेट बैरियर रीफ को ना हेरिटेज साइट से, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हमें इंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में डाल देना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं है। बट बात ज़रूर हुई थी कि एक लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है, उसमें इसको हम डाल सकते हैं, राइट। देन ग्रेट बैरियर रीफ है तो मतलब बैरियर रीफ ही ना। देन यू हैव अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कोरल ब्लीचिंग। नाउ व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग? अब एक ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो कि जब ना हमने एक लिस्ट पढ़ी कोरल्स की, ओके, कि कोरल्स जो है ना कोरल्स दे रिक्वायर दीज कंडीशंस फॉर देयर सर्वाइवल, है ना, हमने वो पूरी लिस्ट पढ़ी। अब अगर उनमें कंडीशंस ऊपर नीचे होंगे तो स्ट्रेस आता है कोरल पॉलिप्स में, दे विल फेस स्ट्रेस। जैसे ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ गया तो सैलिनिटी के कंडीशंस ऊपर नीचे हो गए, राइट, पोल्यूशन बढ़ गया, सेडिमेंट्स बढ़ गए, सो दे विल फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। अब जब कोरल्स दे फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, सो व्हाट हैपेंस इज वो ना अपने जूजेंथले को इजेक्ट कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, है ना, दे विल इजेक्ट देयर जूजेंथले। नाउ व्हेन दे इजेक्ट देयर जूजेंथले, द जूजेंथले वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग देम विद फूड, है ना, वो अब उनको नहीं मिलता, सो दे आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन कैप्चरिंग ऑफ द फूड वाया देयर टेंटिकल्स एंड दे वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्स ऑफ द कोरल रीफ। नाउ दोज कलर्स आर गॉन, तो वो जो कोरल रीफ है ना इट अपीयर्स टू बी वाइट और इट हैज अंडरगॉन ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग में क्या हो रहा है कि जूजेंथले एक्सपेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोरल पॉलिप का खाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बिकॉज इट हैज़ टू नाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन दोज फूड कैप्चरिंग बाय द टेंटिकल्स ओनली एंड द कलर्स दे गो बिकॉज जूजेंथले आर गॉन। अब एक सवाल आता है कि जब कोरल ब्लीचिंग होती है तो क्या कोरल्स डेड है? नो, दे आर नॉट डेड। इफ द कंडीशंस विल गो बैक टू नॉर्मल or close to normal, the coral polyps will again acquire the zooxanthellae and normalcy restore हो जाएगी, है ना। बट अगर कोरल ब्लीचिंग बहुत प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए हो जाए तो हो सकता है कि कोरल पॉलिप्स की डेथ हो जाए, ठीक है। बट हाँ ये है कि आप अगर ये बोलो कि ब्लीचिंग हो गई तो डेथ ही हो गई, वैसा नहीं होता। ब्लीचिंग हो गई, कोरल स्ट्रेस में है, मोर प्रोन टू बीइंग डेड, more prone to being dead because it's a stressful event, ठीक है।
सो दैट इज व्हाट कोरल ब्लीचिंग इज। तो कोरल ब्लीचिंग कुछ नहीं है, जब कंडीशंस उनको कंड्यूसिव नहीं मिलते हैं तो पॉलिप्स दे एक्सपेल देयर जूज़ैंथेले, ठीक है, एंड बिकॉज जूज़ैंथेले वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्स, तो वो वाइट हो जाता है और कोरल पॉलिप को अपना खाना खुद कैप्चर करना पड़ता है। सो दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन द कोरल पॉलिप्स ऑल्सो, जिसकी वजह से वो प्रोलॉन्ग्ड ब्लीचिंग इवेंट्स को सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन अगर छोटा बहुत ब्लीचिंग इवेंट है और वापस से कंडीशंस नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, नॉर्मलाइज हो रहे हैं, तो फिर दे सर्वाइव। अब ग्लोबल वार्मिंग के रीजंस, सॉरी कोरल ब्लीचिंग के रीजन, सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग ही है, फिर एल नीनो, राइट, फिर कोई पोल्यूशन हो गई, कोई बीमारी आ गई, ऑक्सीजन कम हो गई, सब कुछ, देयर सो मेनी रीजन, सेडिमेंटेशन बढ़ गई पोल्यूशन की वजह से, सैलिनिटी में चेंज आ गया, एसिडिफिकेशन हो गया, अगेन इट हैपेंस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ओशन का एसिडिफिकेशन। देखो बच्चे, एवरेज लाइफ स्पैन मेरे को पता नहीं है, चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या है, बट दे कैन सर्वाइव फेयर बिट ऑफ टाइम, ठीक है, वो सर्वाइव कर लेते हैं। और अगर वो मरते भी है ना तो उनका कोरल रीफ्स दे सर्वाइव, ठीक है, आई थिंक अच्छा खासा टाइम होता है। एक बार आप गूगल करके देखना अनुज क्या टाइम है कोरल्स का, बट आई थिंक इट्स फेयर बिट ऑफ टाइम। और उसके बाद अगर वो मरते भी हैं तो उनके जो रीफ्स है दे सर्वाइव ऑब्वियसली फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब दिस इज अ ब्लीच्ड लुक, और इसमें ना एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती थी। हाँ, कोरल्स के जब हम थ्रेड्स की बात करते हैं ना तो देयर इज अ कोरल का पैरासाइट क्राउन ऑफ थॉर्न्स। आई डोंट नो ये पढ़ा जा रहा है आपसे कि नहीं, क्राउन ऑफ थॉर्न्स, ये एक कोरल्स का ना पैरासाइट है, तो ये भी एक बार आप नोट कर लेना। बेटा एल नीनो वाला आपको श्रद्धा में बताएंगे, बहुत अच्छे से समझाते हैं, पीपल वाउच फॉर हर लॉट, तो आपको बताएंगे। एंड इट्स कम्प्लीटली जोग्राफी, कंप्लीट जोग्राफी है, बहुत हार्ड कोर जोग्राफी है, ठीक है। सो इज दिस क्लियर, इतना पार्ट समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कोल्ड वाटर कोरल्स। आपकी अभी जोग्राफी की क्लासेस नहीं हुई है ना, एक बार आपकी जोग्राफी की होंगी फिर आपको भूलेगा नहीं। एल नीनो, ला नीना, आईओडी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है वो भी। क्राउन ऑफ द थॉर्न्स, यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप क्राउन ऑफ थॉर्न्स, क्राउन ऑफ थॉर्न्स, हाँ मैं वही कह रही हूँ कि बहुत लंबा स्पैन होता है कोरल पॉलिप्स का ना, दे लिव फॉर अ फेयरली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बाद भी ना जैसे अगर वो मरते भी है तो उनके रीव्स आर देयर, बट दे लिव फॉर अ फेयरली, और मेन रीज़न ना कोरल ब्लीचिंग ही होता है जिससे पॉलिप्स की डेथ होती है। और एक बार जब वो मर जाते हैं, ठीक है, अब जैसे, हाँ दे आर डेडली टू कोरल्स, यस सुमित, दे आर डेडली, इट्स अ कोरल पैरासाइट, इट्स डेडली टू कोरल्स। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब कोरल पॉलिप्स मर भी जाते हैं ना, तो अगर आपके पास जो सब आसपास, मतलब अब इसको ना आप ऐसे समझो कि ब्लीचिंग इवेंट में क्या है कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस है, तो ऑलमोस्ट सारे ही कोरल्स के ऊपर वो आया है। जो नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ होगा ना, जैसे आप कि यू कंप्लीटेड योर लाइफ स्पैन, तो आसपास में और कोरल पॉलिप्स आ जाएंगे ना टू टेक ओवर दैट, तो वो चीज़ है। व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि कोरल bleaching is a stressful event for all the corals and all of them will get bleach at the same time. उसमें वो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक सिनारियो है, रादर देन अगर वो लाइफ स्पैन अपना जीते हैं तो एक अगर मर भी गया तो बहुत सारे और कोरल्स हैं जो टेक ओवर कर लेंगे, राइट, और रीफ फॉर्मेशन चलता रहेगा। हाँ दे लिव फॉर, लाइक आई सेड कि इनका लाइफ स्पैन तो बहुत ज़्यादा होता है। क्रायोमेश आगे करेंगे बच्चे हम। सो कोल्ड वाटर कोरल्स, क्रायोमैश बेसिकली प्रिजर्व करने के लिए ही है, बट ये कोरल्स के स्पीशीज़ को प्रिजर्व करने के लिए कि अगर ऐसा कोई त्रासदी आती है तो हम उसको प्रिजर्व कर लेंगे और कंडीशन जब नॉर्मलाइज होंगे तो उनको रिलीज कर देंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हाँ, विद टाइम द स्ट्रक्चर इज गेटिंग बिल्ड ऑलवेज, यस। इसमें भी ना बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ है, यहाँ पर तो आपको बहुत सिंप्लीफाई करके एक वो बता दिया गया क्योंकि इतना ही रिक्वायर्ड है,
ठीक है, बट ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज और बहुत इंटरेस्टिंग है कोरल्स। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम से वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ होल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अच्छा, कोल्ड वाटर कोरल्स की अगर हम बात करें तो कोल्ड वाटर कोरल्स आपको कहाँ मिलते हैं? ये मोस्टली ना आपको दे आर फाउंड इन द कोल्डर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फर्स्टली जैसे नॉर्वे में, तो नॉर्वे में जैसे नॉर्वे की जो रॉस्ट आइलैंड की रीफ है वो भी बहुत बड़ी है, राइट तो ये भी रीफ्स बनाते हैं, बट ये रीफ्स थोड़ा स्लोली बनाते हैं कंपेयर टू लेट्स से द नॉर्मल ट्रॉपिकल वाटर कोरल्स। ठीक है, उनसे कंपेयर टू ये जो है रीफ्स ये छोटी बनाते हैं, और मतलब छोटी नहीं, सॉरी, स्लो बनाते तो ये भी बड़ी है, धीरे धीरे बनाते हैं। जैसे नॉर्वे के रॉस्ट आइलैंड की रीफ इज ह्यूज, राइट। अब कोल्ड वाटर कोरल्स आपको मिलेंगे कोल्डर रीजन्स में, एंड दे विल ऑल्सो बी फाउंड एट द डेप्थ्स ऑफ द ओशन। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ द ओशन जहाँ पे अगेन टेम्परेचर थोड़ा सरफेस से कम होता है, वहाँ पर भी आपको कोल्ड वाटर कोरल्स मिलते हैं। जैसे इंडिया में भी ना आपको मिले हैं कोरल्स इन द डेप्थ्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो दैट इज सिमिलर टू दीज कोल्ड वाटर कोरल्स, बिकॉज ये जो कोल्ड वाटर कोरल्स होते हैं ना, अब ये डेप्थ में मिलेंगे, तो इनमें जूजैंथेले तो नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस तो ये नहीं करेंगे, सो they are the ones, they don't have symbiotic algae which lives in their tentacles। ठीक है, तो symbiotic algae नहीं होता कोल्ड वाटर कोरल्स में, तो इसी वजह से ना इनको azooxanthellate कोरल्स भी कहा जाता है, बिकॉज दे डोंट हैव zooxanthellae। ठीक है, सो दे डोंट हैव zooxanthellae, so that is why these corals are also known as azooxanthellate corals। अब ये फिर कैसे अपना खाना करते हैं मैनेज? बाय कैप्चरिंग द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो शैलो वाटर कोरल्स या हमारे जो कन्वेंशनल कोरल्स है वो भी कर रहे थे, बट उनका वो लिमिटेड था कि मेजरली दे वर डिपेंडेंट ऑन द फोटोसिंथेसिस व्हिच वाज बीइंग कैरिड आउट बाय द zooxanthellae फॉर देयर डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, बट दे आर ओनली द कोल्ड वाटर कोरल्स तो वुड ओनली बी डिपेंडेंट ऑन कैप्चरिंग द फूड ना, उनमें तो zooxanthellae है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास कोल्ड वाटर कोरल्स है, इसी वजह से कोल्ड वाटर कोरल्स को हम कहते हैं azooxanthellate कोरल्स। ए का मतलब एब्सेंट, zooxanthellae इज एब्सेंट, और ये भी रीफ्स बनाते हैं, बट ये धीरे धीरे रीफ्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये देखो, जो हमारे पास जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, दे रिकॉर्डेड azooxanthellate कोरल्स फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, अब इसमें ना 4 स्पीशीज हमें मिली थी azooxanthellate कोरल्स की। ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द जीनस ट्रंकैटोफ्लैबुलम, तो ये आप ट्रंकैटोफ्लैबुलम याद कर लो। तो पहले ना ये इंडो वेस्ट पैसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन या ऑस्ट्रेलियन, फिलीपींस, इन जगहों पर मिलते थे, बट नाउ दे हैव बीन फाउंड इन इंडिया ऑल्सो। और उसमें भी ना अगर आप लक्षद्वीप इमेजिन करते हो कि कोरल्स है तो वही मिलेंगे, ये अंडमान निकोबार में मिले हैं। लोअर एंड होगा बच्चे, आई थिंक दिस वुड बी इन द रेंज ऑफ आई डोंट नो 10 डिग्री सेल्सियस टाइप का रेंज होगा, उससे भी कम हो सकता है, बिकॉज एक बार आप गूगल करना सुमित इसको कितना रेंज होगा, मेरे हिसाब से तो इनका काफी कम की तरफ ही होगा। और इसमें भी ना स्पीशीज होंगी, जैसे लेट्स से जो नॉर्वे में मिलते हैं वो बहुत ठंडी जगहों पे, ठंडे टेम्परेचर्स में भी सर्वाइव कर पाते होंगे, और जो यहाँ पर मिलते हैं वो थोड़े लेट्स से 10-12 डिग्री सेल्सियस वाले होंगे। आई थिंक ब्रॉडर रेंज होगा, इसमें काफी ज्यादा रेंज होगा। अंडमान का डेप्थ ना बच्चे, वाटर कॉलम में जो नीचे जैसे जैसे आते हो टेम्परेचर कम नहीं होता, थर्मोक्लाइन नहीं पढ़ते हम, टेम्परेचर कम होता है ना नीचे जाते हो जब आप, वही तो बात है ना कि कोल्ड वाटर कोरल्स वुड बी फाउंड इन द कोल्डर रीजन्स एंड दे विल ऑल्सो बी फाउंड इन द डेप्थ्स ऑफ द ओशन। यही तो 2 चीजें बोली मैंने, ये कोल्डर जगह पे तो मिलेंगी, डेप्थ्स ऑफ द ओशन में भी मिलेंगे 4 to 15 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो ये आप नोट कर लेना, 4 to 15 डिग्री सेल्सियस, तो अच्छा खासा रेंज है इसका, है ना, डेप्थ ऑफ द ओशन में। ओके